देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई मेरे बीई VAE 181 के भाई मेरे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। और इस क्लास में मैं जितना बता रहा हूं खास तौर से इसको मत जरूर देखेगा। मैं क्वेश्चन पेपर का आंसर भी बताऊंगा और आंसर भाई मेरे किस पेज से पूछा गया है इसको भी बताने वाला हूं। और जितने मैं क्वेश्चन इस क्लास में करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता हुआ या आता हुआ जरूर दिख जाएगा, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर भी बताऊंगा, साथ में आंसर के साथ साथ वो क्वेश्चन किस पेज नंबर से आए भी बताऊंगा। और खास तौर से आपके आने वाले एग्जाम के लिए भाई मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर भाई क्या रहेगा, ये दिसंबर 2021 में पूछा गया है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आपका जो पेपर है इन्वायरमेंट का जो पेपर है यानी पर्यावरण वाला भाई मेरे 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 50 में 50 इसमें भाई मेरे कुछ भी लिखना नहीं है, इसमें भाई मेरे सिर्फ OMR सीट पर आपको क्या करने हैं, ब्लैक पेन से यानी भैया नीले पेन से गोले भरने होते हैं। ABCD लिखा होता है, A है B है यानी इस खास इसमें 1 2 3 4 लिखा होता है। तो भाई पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा चौथा सही है, ये आपको बताना पड़ेगा, OMR सीट पर भरना पड़ता है। इसमें भाई मेरे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, याद रखिएगा। 50 नंबर का पेपर होता है, 18 नंबर भाई मेरे 50 में से पास है। 50 में से कितना पास है भाई, 18 वाला। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर भी बोलूंगा, साथ में पेज नंबर भी बताऊंगा। तो देखिए, और भाई मेरे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इस बात को याद रखेगा। और आंसर बिल्कुल सेम होता है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाला आप जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा भाई मेरे पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। यानी भाई पूछा रहा कि भाई इसमें इनमें से कौन सा मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। जैसे पहला भाई बागान है, अभ्यारण्य है, खेत है और वृक्षारोपण है। तो भाई इसमें मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या है। भाई अगर इसमें से बात करें जो तीनों इसमें भाई अगर आप देखोगे तो जो खेत है जिसको कह सकते हैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये आपको पहले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर में भाई एक इसका आपको आंसर मिलेगा। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया पहले चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर खेत हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण कौन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह गया, देखिएगा भाई मेरे, संभावनावाद शब्द किसने दिया था। क्या भाई मेरे, जो संभावनावाद शब्द है यानी वर्ड है इसको किसने दिया था। भाई इसका नाम है फेरवे, ठीक है। तो फेरवे को लेकर के कई बार एक क्वेश्चन पूछा और प्रीवियस ईयर में अगर मैं बात करूं बहुत बार पूछा गया है कि संभावनावाद शब्द किसने दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में इन्होंने बहुत बार पूछा है। यह भी क्वेश्चन पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, संभावनावाद शब्द किसने दिया है, फेरवे आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आप किताब में भी जाकर के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। सतत विकास वाला क्वेश्चन यानी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं ये हर साल पूछते हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी तक बताओ इग्नू में जितने बार पेपर हुआ भाई मेरे हर साल ये सतत विकास वाला खूब पूछता, भर भर के पूछा है। तो भाई इनमें से कौन से सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है। जैसे क्या है, स्थल में जीवन, वायु में जीवन, जल के अंदर जीवन, जलवायु कार्रवाई, इसमें से भैया नहीं है। यानी इसमें से गलत कौन सा है। तो भाई मेरे अगर बात करूं तो इसमें से राइट हमारा जो होगा बनेगा क्या रहेगा, वायु में जीवन। ये क्या बन जाएगा, ये राइट आंसर बनेगा। इसमें से नहीं बल्कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई पता है, इसमें क्या है, ये आपका बनेगा दूसरा बन जाएगा। अरे भी आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखा भाई मेरे हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों पर बैठक आयोजित करना किसका उदाहरण है। भौगोलिक असमानता, कार्यविधि का समानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। तो भाई इसका आंसर बनेगा कार्यविधि का समानता होता है, यानी जन भागीदारी को। अरे किस चैप्टर मिलेगा भाई, 14वें चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लास्ट वाला जो चैप्टर उसी से क्वेश्चन पूछा गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भाई कहीं पर भी पितृसत्ता आ जाए, कहीं पर भी पितृसत्ता या पुरुषवादी सत्ता जब भी पूछे तो भाई इसका आंसर हमें 100% हो जाएगा पारिस्थितिक नारीवाद। इसका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है 5वें का। और भाई मेरे जो 5वां क्वेश्चन है 14वें चैप्टर से आया है, आप इसे जाकर के वेरीफाई चेक भी कर सकते हैं। तो भाई 5वां क्वेश्चन क्या है,
प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा विचार पितृसत्तात्मक, यानी पितृसत्ता जो है भाई मेरे, उसको कौन चुनौती दे रहा है? तो भाई नारीवाद। नारीवाद क्या कि महिलाओं का एक आंदोलन है, तो भाई पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती कौन देता है भाई मेरे? तो भाई पारिस्थितिक नारीवाद ही देता है। तो पांचवें का भाइयों मेरे चौथा राइट आंसर बन जाएगा, और 14वें नंबर पेज पर ये आपको, यानी सॉरी 14वें नंबर चैप्टर में आपको मिलेगा, यूनिट नंबर 14 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इनविस क्या लिखा गया है? इनविस का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई मेरे कई बार पेपर में लिखेगा दिल्ली, कई बार लिखेगा नई दिल्ली। तो इनविस का मुख्यालय भैया कहां है? भाई मेरे नई दिल्ली बोलो, दिल्ली बोलो, एक ही है। कभी दिल्ली लिखता, कभी नई दिल्ली लिखता है। तो भाई मेरे इसका आंसर क्या आपका बन जाएगा? इसका आंसर लगाइए भाई मेरे, दिल्ली लगाना है। कई बार नई दिल्ली भी लिख देगा एग्जाम में। तो इसका, और 14वें चैप्टर से भाई मेरे क्वेश्चन पूछा गया। और इनविस वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भाई हर साल एक टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविस वाला। ये मैं बता भी दूंगा कि 14वें चैप्टर में इनविस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको रिवाइज कर लेना। छठे का भैया मेरे दूसरा राइट आंसर है दिल्ली, और 14वें चैप्टर से आया है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, याद रखिएगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, 7वां क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? जैसे क्या, शकभक्षी, पौधे, मांसभक्षी, स्वपोषी। प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोलते भाई मेरे? जो भाई क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं, स्वपोषी। क्या है प्राथमिक उपभोक्ता भैया? कौन है? स्वपोषी है। और ये कौन से चैप्टर से आया आपको पता है? ये भाई मेरे आपका दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर दूसरे से लिया गया है। इसके सामने लिख लो ताकि किताब में भी जाके वेरीफाई कर सको, समझ गए। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, और भाई मेरे क्वेश्चन जो प्राथमिक उपभोक्ता वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा? दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षा और जीवाश्म ईंधन के भाग हैं। यानी पानी में जो सल्फेट होता है, जो अम्लीय वर्षा है, किसके भाग में आते हैं? यानी कार्बन चक्र में आता है, नाइट्रोजन चक्र में आता है, जल चक्र में आता है, या अवसादी चक्र में आता है? तो भाई जो सल्फेट है, जो अम्लीय वर्षा है, ये भाई मेरे अवसादी चक्र में आता है, इसलिए इसका चौथा आंसर भाई हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और भाई चैप्टर नंबर दूसरे में है, कौन सा चैप्टर है? इसका दूसरा चैप्टर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई मेरे क्या रहेगा? पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को कहा जाता है भाई मेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में भाई इसमें स्टार मार्किंग कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? चरम समुदाय कहा जाता है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। और भाई मेरे जो चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है दूसरे चैप्टर में से आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या रहेगा देखिएगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? भाई जो पारिस्थितिक तंत्र हमारा होता है, ठीक है, उसमें ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? तो भाई ऊर्जा का ह्रास हमेशा भाई मेरे उष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है। यानी ऊर्जा जो खत्म होती है, कौन सी ऊर्जा भाई? जो उष्मीय ऊर्जा होती है वो खत्म होती है, ये बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है भाई मेरे ऊर्जा वाला लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका अगर आप देखेंगे तो 10वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका दूसरे चैप्टर में से आया है, ठीक है। अगला देखिए भाई मेरे 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा? विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवीण है? क्या पूछा गया भाई मेरे? विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवीण है? स्टार मार्किंग कर लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है। तो भाई इसका आंसर तो एशिया है, याद रखिएगा। और भाई मेरे जो चैप्टर है ना, आपको चैप्टर नंबर 13वें में ये मिलेगा। 13वें चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? विश्व स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए भाई सबसे अधिक प्रवीण कौन सा है? ये खास तौर से इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकते हैं, और जितने मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा इसकी भाई मेरे आप लोग फोटो कॉपी निकालो और इसको जरूर देख लो, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे 12वां क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा ताज टाइपोजिनियम जोन नहीं है? क्या पूछा गया? निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज टाइपोजिनियम जोन नहीं है? एक क्वेश्चन भाई मेरे पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो भाई इसका आंसर हमारा बनेगा मथुरा तेल शोधन शाला है, इसका आंसर है। और याद रखिए भाई मेरे 13वें चैप्टर से भी क्वेश्चन है, 13वें चैप्टर से 12वां क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, स्टार मार्किंग कर लेना भाई मेरे 12वें पे, एक जरूर इनको रट लो। 13वां देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार है, अंधाधुंध इसको पूछा इन लोगों ने भाई। साइलेंट वैली किस नदी की सकरी घाटी है? अरे भाई कुंती नदी है, कुंती बोले, कुंथी बोले, सब है मेरे, क्या भाई मेरे? साइलेंट वैली जो है एक कौन सी नदी की
सकरी घाटी है, तो भाई मेरे इसका आंख बंद करके कुंथी लिखा हो या कुंती लिखा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक कुंती उंती बहुत बार पूछते हैं साइलेंट वैली को लेकर के। भाई साइलेंट वैली कहां है? केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया भाई मेरे। साइलेंट वैली जो है किस नदी की घाटी पर है भाई? तो कुंती बोले या कुंथी बोले, एक ही है, इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, और भाई हमारा जो चैप्टर पड़ेगा, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमारा जो चैप्टर रहेगा 13वें चैप्टर से, यह भी पूछा गया भाई, 13वां क्वेश्चन 13वें से आया है। अगला देखो भाई 14वां क्वेश्चन करेगा 1800 बीसी के करीब, यानी 1800 बीसी के करीब भाई विश्व की जनसंख्या कितनी थी? और भाई मेरे 5 मिलियन बताया गया। 5 मिलियन का मतलब समझते हो क्या होता? 50 लाख। एग्जाम यानी आपकी किताब में भैया लिखा है 50 लाख और यहां पर ये लोग लिखते 5 मिलियन। 10 लाख का 1 मिलियन होता है कितना भाई मेरे? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 50 लाख यानी 800 बीसी के करीब भैया पूरी दुनिया में कितने लोग थे? 5 मिलियन थे, यानी 50 लाख थे। और ये क्वेश्चन भाई मेरे रिपीट हो सकता है, 1800 बीसी के करीब जनसंख्या कितनी थी? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे। और ये जो पूछा जा रहा है 13वें चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है, 13वें में से। ठीक है, अगला देखे भाई मेरे चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा? इस टाइप के क्वेश्चन खूब आएंगे। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं क्या भाई मेरे? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं। तो भाई इसका अगर आप देखोगे, जैसे क्या पूछा है, बेल और अंजीर रहित पेड़, 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई वाली झाड़ियां, 30 से 40 मीटर वाले सदाबहार, और पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर। तो भाई क्या शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं? तो इसका आंसर होगा भाई मेरे 3 से 5 मीटर की ऊंचाई वाली झाड़ियां होती शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। अरे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई मेरे, ये आपको तीसरे चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या? भारत में टीक और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर लेना, रिपीट हो सकता है भाई मेरे। भारत में टीक और बांस के पेड़ पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं भाई मेरे? ये भाई मेरे उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में पाए जाते हैं। ये भी तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत, जैसे कई बार पूछेगा भाई मेरे, नेपाल, मोक, ह्यू में कहां पर पाए जाते, इस प्रकार का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भारत में भाई कहां पर फलाना पेड़ पाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो कहां पर मिलता है भाई मेरे? उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में। और 16वां क्वेश्चन जो हमारा कौन से चैप्टर से? तीसरे चैप्टर से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, भारतीय घास परितंत्र में जीव संहिता अपनी चरम सीमा इस अवधि में होती है। यानी जो भारतीय घास परितंत्र होता है उसमें जो जीव संहिता भाई वो अपनी चरम सीमा तक कब से कब तक होती है? तो भाई मेरे चरम सीमा तक अपनी होती भाई सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक। कब से होती भाई? सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक होती है। और तीसरे चैप्टर में भाई मेरे आपको ये आंसर मिल जाएगा, तीसरे चैप्टर में से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें इंपोर्टेंट लगा दो, स्टार मार्किंग कर लेना भाई। 18वें में सरित यानी लोटिक अलवणीय जल परितंत्र कहलाता है नदी। ये भाई मेरे बहुत बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सरित यानी लोटिक अलवणीय जल जलीय परितंत्र का उदाहरण है, इसका भाई ये नदी होता है। और ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत बार पूछा गया, 18वां, स्टार मार्किंग कर लेना, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट ही कर रहा हूं, ये रिपीट भाई वो सारे होते हैं। ठीक है, चलिए भाई मेरे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्या रहेगा, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई मेरे 19वां क्वेश्चन क्या भाई मेरे, कीटनाशक विशेष रूप से डीडीटी ने आबादी की कमी किया किसमें भाई? भाई मेरे ऐसा एक कीटनाशक होता है भाई मेरे जिसको हम लोग डीडीटी बोलते हैं, और खास तौर से भाई जो समुद्र में मछलियां होती हैं इसको इसने कम किया है। ठीक है, अरे भाई इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 20वां देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, 20वें वाले स्टार मार्किंग कर लेना। ठीक है, क्या रहेगा भाई मेरे, विशाल भारतीय गैंडे का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ है। यानी जो विशाल भारतीय गैंडा भैया वो क्यों मर गए, क्यों खत्म हो गए, या उनका पुनर्वास क्यों बाधित हुआ है? तो भाई एक बीमारी है रीड पोस्ट नाम की एक बीमारी, उस कारण से बोलते हैं भाई ये खत्म हो गए थे। और भाई मेरे 8वें चैप्टर में का आंसर है, 8वें चैप्टर में आपको मिलेगा विशाल भारतीय गैंडे वाला क्वेश्चन, 8वें चैप्टर में यूनिट नंबर 8 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई 21वां हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, आक्रामक प्रजातियों की समस्या भाई मेरे कब बढ़ेगी? क्या क्वेश्चन है भाई मेरे, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी। इसका आंसर क्या भाई मेरे, जलवायु बदलाव। भाई अगर क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु मतलब क्लाइमेट, भाई जब जब क्लाइमेट चेंज हो जाए, जलवायु परिवर्तन होता है, तो जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं उनकी समस्या भाई मेरे बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भाई मेरे कहां से आया, 8वें चैप्टर में से, यूनिट नंबर 8 से है। क्वेश्चन नंबर भाई 22 देखिएगा, इसमें भाई 22वें में स्टार मार्किंग कर लो, रिपीट होगा, आ सकता है। विदेशी प्रजाति जो
त्वचा में एलर्जी पैदा करती है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे इन्होंने खूब पूछा है, विदेशी प्रजाति जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है, ये जरूर पूछा जा सकता है। और इसका भाई मेरे तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये भी भाई मेरे 8वें चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, 8वें में से लिया गया है और इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए मानदंड नहीं है? भाई जैव विविधता के लिए जरूरी चीज नहीं, कौन सी नहीं है? जातीय प्रचुरता, स्थानिकता, और भाई में ये तो सारी जरूरी है, कौन सी नहीं है? तो भाई इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा अपेक्षाकृत क्रम, अंतरजातीय, ये बिल्कुल चौथा राइट आंसर बनेगा। और खास तौर से ये क्वेश्चन भाई मेरे पेपर में पूछा जा सकता है। और जो 23वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भाई मेरे चैप्टर नंबर 6 से आया। कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए भाई मेरे, क्या रहेगा? किसी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता क्या बताती है? भाई कोई भी जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वहां की जो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हमको क्या बताती है? तो भाई जो जैव विविधता होती है भाई मेरे, जैव की प्रकृति को, और जैव प्रकृति में यानी जैव प्रकृति में पाई जाने वाली जो विविधता हो यानी भिन्नता होती, विविधता होती है, वही जैव विविधता बताती है। भाई इसका चौथा राइट आंसर होगा। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, छठे चैप्टर से आया। 24वां क्वेश्चन किस चैप्टर से? भाई मेरे छठे से है। छठे चैप्टर में जाकर के आप इसको ढूंढ सकते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढने का कोशिश जरूर कीजिएगा भाई मेरे, ताकि आपको पता अंदाजा लगे कि इग्नू वाले भाई मेरे किस प्रकार से कितना डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आपको इस सब्जेक्ट की गहराई पता चलेगी। नहीं तो पेपर भाई मेरे बहुत 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में पढ़ के इसको पास नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट कई बार बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा सारा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, 25वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है? स्टार मार्किंग कर लो भाई, क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या भाई पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से भाई मेरे कौन सा जीव जो है वो केवल खाली मेरे पश्चिमी घाट में पाया जाता है? भैया इसका आंसर होगा मालाबार ग्रे हॉर्निबल, इसका राइट आंसर है। क्या है? मालाबार ग्रे हॉर्निबल जो होता है वो भाई मेरे केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। और भाई मेरे क्वेश्चन कहां से है? चैप्टर नंबर 6 के लिया गया है। अगला भाई क्वेश्चन देखिएगा 26वां क्या रहेगा? भाई 26वां में स्टार मार्किंग कर लो और इसको भाई मेरे छाप लो अपने दिमाग में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, देखिएगा। झील और नदियों का मुख्य जल का स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, स्टार मार्किंग नहीं डबल स्टार मार्किंग करो इसमें। क्या करोगे? झीलों और नदियों का जल का मुख्य स्रोत क्या होता है भाई मेरे? वाहित जल, इसको कई बार अपवाह कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में ये पूछे झील और नदियों का मुख्य जल का स्रोत है तो वहां पर चाहे वाहित जल लिखा हो चाहे अपवाह लिखा हो, ये कहीं यही बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अरे भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई 26वां। अरे जो आपका 26वां क्वेश्चन है भाई मेरे, ये चैप्टर नंबर 4 से आया है, यूनिट नंबर 4 का है 26वां, ठीक है। अब भाई देखा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? भाई लाल मिट्टी के लिए भाई मेरे कौन सा सही नहीं है? भाई जो लाल मिट्टी होती, जो लाल मृदा होती, उसके लिए भाई मेरे कौन सा सही नहीं है? तो भाई चौथा, जैसे लाल जो मिट्टी होती भाई मेरे कपास, चावल और मूंगफली के लिए, खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। और जो 27वां भाई आपसे पूछा गया है ये चैप्टर नंबर 4 में है, याद रखिएगा। इसको आप एक बार जाकर के रीवेरीफाई कर लेना, कुछ तुम भी कर लेना, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। एक जलभार होता है, क्या होता है? एक जलभार क्या होता है? देखिएगा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, एक जलभार होता है क्या? पत्थरों की वह परत जिसे नीचे होकर जल अंतर स्रावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इसको स्टार मार्किंग कर लो 28वां को। और भाई 28वां क्वेश्चन भाई कौन से चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा। एक जलभार क्या होता है भाई मेरे? जो पत्थरों की वह परत होती है जिससे जल जो है भाई धीरे धीरे जो पानी होता है रिसता है, रिश्ता मतलब समझते हैं, यानी धीरे धीरे रिश्ता रहता है, उसको वही बोलते हैं जलभार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे, अगले क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कर लो। 29वां क्या है? देखिएगा। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें डबल स्टार मार्किंग मारो। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई इसका जिप्सम जो है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? जिप्सम, यानी चौथा इसका राइट आंसर है। और इसको कई बार अलग अलग ये रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जब मैं बोलूं डबल स्टार मार्किंग कर लो तो आप ये समझ लेना कि रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, या इसी प्रकार के क्वेश्चन भाई इग्नू में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आपको मैं 5-7 साल का प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, तो आपको पता जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन इग्नू ये बार बार रिपीट कर रहा है, समझ गए। और भाई बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे क्या रहेगा। 30वां हमारा क्वेश्चन क्या देखिएगा खास तौर से, 30वां क्या पूछा गया भाई मेरे। और भाई 29वां जो है ना, 29वां जो बताया था चौथे चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में है। भाई 30वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है। भैया कैसे मिलती है, सूर्य ऊर्जा से मिलती है। इसका आंसर भाई सूर्य होगा। क्या क्वेश्चन पूछा, स्टार मार्किंग कर लेना भाई इस पे। निम्नलिखित स्रोतों में से, किस प्रकार के स्रोतों में से भाई ऊर्जा जो है प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका भाई आंसर सूर्य है। भाई इसके सूर्य में इसमें आंसर लगा ले भाई मेरे, सूर्य इसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यानी 30वें का तीसरा राइट आंसर है। और भाई ये जो 30वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा, 7वें चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, 30वां। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 आओ। इसमें भाई मेरे डबल स्टार मार्किंग करो, 31वें में पहले ही कर लो, ये रिपीट होने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा हाई चांसेज है। ठीक है, देखिएगा, भारत की पहली तरंगीय ज्वारीय परियोजना भैया कहां पर लगी थी। तिरुवनंतपुरम में लगी थी, केरल में लगी थी। ये दोनों, कई बार केरल लिख देगा, कई बार तिरुवनंतपुरम लिख देगा, सेम ही है भाई मेरे। इस पर डबल स्टार मार्किंग कर लेना 31वें भाई मेरे। भारत की पहली तरंगीय ज्वारीय ऊर्जा की परियोजना भाई मेरे कहां पर लगी थी, भाई केरल के तिरुवनंतपुरम में लगी थी। इसका भाई मेरे दूसरा राइट आंसर तो है, याद रखिएगा, इसका दूसरा राइट आंसर बनेगा। यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में भाई क्या हुआ था, भारत की पहली तरंगीय ज्वारीय परियोजना लगी है। ठीक है, और भाई मेरे चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई 32वां देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। स्टार मार्किंग कर लो भाई मेरे। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश भाई मेरे कौन सा है। भाई सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक है भाई मेरे, वह भाई चाइना है, यानी चीन है। 7वें चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा। भाई मेरे दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन कौन करता, भाई चाइना करता, चीन करता भाई मेरे सबसे ज्यादा कोयला का। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 33 आप ले जाओ, 33वें में, वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी दिए गए पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। स्टार मार्किंग करना, इस पे पेपर में आ सकता है। इसका भाई मेरे पहला राइट आंसर बनेगा जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती। क्या कहलाती है भाई मेरे, जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है। ये भी 7वें में से हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी द्वारा पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है, वह भाई क्या कहलाती है, जैव भौतिक धारण क्षमता। इसका राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई मेरे क्या है, स्टार मार्किंग कर लो, इसमें डबल स्टार मार्किंग करो। 34वां, बहुत बार क्वेश्चन में आया भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती। भाई कौन सी गैस भाई मेरे जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान दे रही, इनमें से बताना है। इसमें से क्या है भाई, जल वाष्प, वो कह सकते ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा योगदान इसमें से दे रहा है। और भाई मेरे जो क्वेश्चन आपका 34वां है, चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। किसमें, चैप्टर नंबर 11 देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी विकर्णों वाला क्वेश्चन। हर साल क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे, पराबैंगनी विकर्णों को लेकर के आपका एक टॉपिक है, उसमें से अलग अलग हर साल इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो भाई अगला देखिएगा 35वां अगर क्या रहेगा, पराबैंगनी विकर्णें यानी यूबी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई इसका जो तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है, यूबीए ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होती है, कह रहा है। और भाई मेरे जो पराबैंगनी विकर्णों वाला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, ये आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। किसमें मिलेगा, 11वें में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 35वां। और भाई जितने मैं कर रहा हूं सारे करके जाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पेपर देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्यों में भाई मेरे त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद होता। भाई तो वैसे भी आप सबको पता होगा भाई मेरे, भाई किस कारण से मनुष्य में त्वचा का कैंसर होता और मोतियाबिंद होता। भाई अरे भाई जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकर्णें भाई वो हमारे आंखों में आती हैं, और भाई हमको स्किन कैंसर हो सकता है और मोतियाबिंद हो सकता है। भाई किस कारण से, कौन सी, किस कारण से, भाई पराबैंगनी विकर्णें बहुत खतरनाक होती है। भाई इसी से क्या हो सकता है भाई मेरे, मोतियाबिंद हो सकता है और कैंसर हो सकता है पराबैंगनी विकर्णों के कारण से। भाई 11वें चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 36वां। और भाई मेरे जो है इस पे स्टार मार्किंग कर लेना 36वें में। क्वेश्चन नंबर 37 देखे भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। स्टार मार्किंग कर लेना, क्या है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा, भैया सेकेंडरी बोलते द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक भाई मेरे इसमें से कौन सा है। भाई इसका आंसर बनेगा ओजोन।
ओजोन जो है भाई इसको द्वितीयक प्रदूषक के नाम से कहा जाता है, यानी ओजोन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, द्वितीयक प्रदूषक बोला जाता है। और जो 37वां है आपको भाई चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, यूनिट नंबर 9 में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगले में भाई मेरे स्टार मार्किंग अभी से कर लो। क्या है, आरएसपीएम का सामान्य स्तर होता है। बहुत बार क्वेश्चन भाई मेरे पूछा गया आरएसपीएम को लेकर के, याद रखिएगा आरएसपीएम का सामान्य स्तर कितना होता है। तो इसका भाई मेरे ध्यान भी रखिएगा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब होता है, याद रखिएगा आरएसपीएम का कितना होता है भाई मेरे। और ये जो आरएसपीएम वाला क्वेश्चन है भाई मेरे एक चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, यूनिट नंबर 9 में मिलेगा। और आरएसपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। चैप्टर नंबर 9 में आपको मिलेगा अगर आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। क्या पूछा भाई मेरे, ऐसा कौन सा विषय पर्यावरण का विषय था जिसको भाई मेरे क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। तो भाई जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें किसको शामिल किया गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव को शामिल किया गया था। पहली बात ये याद ध्यान रखिएगा। अगर बात करूं तो आपको चैप्टर नंबर खासतौर से 12वें में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है 12वें में, और इस पर स्टार मार्किंग कर लेना। और अगला भाई जो 40वां, इस पर डबल स्टार लगाओ, पहले से बता देता हूं डबल स्टार लगा लो। 40वें में हॉटस्पॉट उच्च क्षेत्र में होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे बहुत पूछेगा। हॉटस्पॉट उच्च क्षेत्र में होते, रिपीट हो सकता है, बाई चांस आ सकता है। तो भाई हॉटस्पॉट खाली स्थान उच्च कहां पर होते हैं, जहां पर भाई स्थानिकता होती है। क्या होती है भाई मेरे, स्थानिकता होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाना ही जाना है। क्वेश्चन में भाई ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने के भाई इनके हाईली चांसेज होते हैं, क्योंकि इग्नू में कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और जो मैं बताऊंगा उतना तो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेपर भाई हमारा करेगा क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो कब बना था, 1981 में बना था और 1987 में संशोधन हुआ था। भाई इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण जो अधिनियम है इसका भैया मुख्य लक्ष्य क्या है। भाई इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, कड़ी सजाओं का प्रावधान करना भाई, ताकि भाई जो वायु प्रदूषण हो रहा भाई इसको लोग ना करे, इसके लिए भाई कड़ी सजा बनाई जाए। देखो वायु प्रदूषण जो अधिनियम बना भाई 1981 में बना था, इसको एक्ट बना नहीं कह सकते, यानी वायु प्रदूषण को लेकर के भाई 1981 में कानून बना। इसमें अमेंडमेंट किया यानी थोड़ा सुधार किया गया था, उसको बोलते हैं संशोधन। संशोधन कब किया गया मेरे, 1987 में। और भाई किस लिए बनाया गया था, कड़ी सजाओं का प्रावधान करना। अरे भाई क्वेश्चन जो है ना, जो हम बात बता रहे हैं ये आपको भाई मेरे 12वें चैप्टर में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, यूनिट नंबर 12 में है भाई मेरे 41वां। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम भाई किस वर्ष पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्किंग कर लेना। वन संरक्षण अधिनियम जो है भाई मेरे किस साल पारित हुआ था भाई मेरे, यह भाई मेरे 1980 में पारित हुआ था। और इसका भाई मेरे कहां पर मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा, यूनिट नंबर 12 में मिलेगा 42वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिए क्या रहेगा, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया है। भाई मेरे जो ओजोन परत की सुरक्षा है वो भाई मेरे किस सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो भाई इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा हो जाए वियना सम्मेलन। क्या मेरे ओजोन परत को किस सम्मेलन में शामिल किया था भाई, वियना में। और भाई कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा, आपकी बुक में भाई जो 12वां चैप्टर उससे लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है भाई, यानी ऐसा कौन सा अपशिष्ट जिसको भाई हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। भाई ऐसा कौन सा इसमें, जैसे गिलास, धातु, प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, धातु को भी हम लोग रिसाइकिल कर लेते भाई मेरे, गिलास को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, पुनर्चक्रणीय है। लेकिन भाई जो चिकित्सा भाई डॉक्टरी में, चिकित्सा में जैसे निडिल उडिल होती है, खून होना था, दवाई पट्टी होती है, इसको भाई दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जाता है। इसलिए भाई क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा पुनर्चक्रीय अपशिष्ट नहीं है भाई, इसका क्या है, चिकित्सा अपशिष्ट हो जाएगा। और भाई जो 44वां क्वेश्चन है आपका ना, ये चैप्टर नंबर भैया मेरे 10 में से लिया गया, यूनिट नंबर 10 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 45वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इस टाइप का क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। क्या है भाई क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। भैया इसका आंसर क्या बनेगा, अपशिष्ट उपचार, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बनेगा,
अपशिष्ट उपचार जो है अपशिष्ट न्यूनीकरण की भाई मेरे विधि नहीं है। ये हमारा भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक भाई किस चैप्टर से है भी मैं बता देता, जो आपका 45वां क्वेश्चन है ये भी भाई मेरे चैप्टर नंबर 10 से ही लिया गया, याद रखिए यूनिट नंबर 10 में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें एक क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इस पर स्टार मार्किंग कर लेना अभी से। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का निस्तारण का तरीका नहीं है। भाई जो संकटदायी अपशिष्ट होते हैं उसका निस्तारण का तरीका भाई इसमें से कौन सा है। सैनिटरी लैंडफिल, भाई हमारा हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा भाई, जो सैनिटरी लैंडफिल है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और भाई मेरे जो 46वां क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 46, इसको जरूर कर लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है। अगला भाई मेरे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जैव विविधता वाला क्वेश्चन भाई मेरे आ सकता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा भाई भारत में जैव विविधता के भाई मेरे 4 हॉटस्पॉट है, 6 बता रहा है, तो 6 भाई गलत क्या हो गया, गलत हो गया ना, यही नहीं है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब भाई जैव विविधता में भी है, भारत में 10 जैव विविधता यानी 10 जैव विविधता क्षेत्र हैं, और भारत में भाई मेरे खेती करने वाले पौधे की उत्पत्ति वाले कितने केंद्र है, 12 केंद्र है, ये सारे राइट आंसर है। और जैव विविधता वाला क्वेश्चन भाई मेरे आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। 47वें का भाई मेरे पहला राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 क्या रहेगा, और भाई जो 47वां मैंने बताया इस पे स्टार मार्किंग कर लेना, पेपर में भाई मेरे रिपीट हो सकता है। ओके, अगला भाई मेरे हमारा क्वेश्चन नंबर 48 क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है। क्या बोला भाई मेरे, कौन सा वन पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है। भाई इसका आंसर क्या बनेगा, सौंदर्य बोधक और आध्यात्मिक महत्व, ये भाई पारिस्थितिक महत्व को नहीं बताता है। ठीक है, और भाई मेरे 5वें चैप्टर में आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और भाई क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या रहेगा, इस पर स्टार मार्किंग कर लो, ये कई बार पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या रहेगा 49वां क्या रहेगा भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं है। क्या पूछा भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद में शामिल नहीं है, तो इसका क्या है, जानवरों की खाल और हड्डियां। क्या भाई मेरे, जानवरों की जो खालें होती है, हड्डियां होती है, उसको भाई इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 49 रहेगा, ये भाई आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, यूनिट नंबर 5 में इसको पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 48वां भी यूनिट नंबर 5 में है। और भाई 50वां देखिएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50वां क्या रहेगा, किस राज्य ने सबसे पहले, स्टार मार्किंग लेना भाई, क्या है 50वां क्या है भाई मेरे, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया गया था। भाई सबसे पहले वन जो नीति है, वन प्रबंधन नीति भाई कौन से राज्य में लागू की गई थी, तो भाई इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर है। तो भाई मेरे मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, इसी प्रकार से मैं आपको लगातार क्वेश्चन करवाता रहूंगा। 50 अभी आपको 50 और करवाऊंगा, 100 हो जाएगा, फिर 50 और 150 हो जाएगा। कम से कम भाई आपको मैं कम से कम कह सकता हूं, आपको मैं मिनिमम प्रीवियस ईयर के कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए भाई मेरे सारे चीजों को ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर को देख। अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर भाई मेरे क्या रहेगा, बीई बीएई 181 रहेगा। और भाई मेरे अगला जो क्वेश्चन पेपर हम लोग करने वाले हैं ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अगले 50 क्वेश्चन फिर हम लोग करने जा रहे। देखिएगा एग्जाम भाई मेरे आपके 2 घंटे का रहेगा। 50 में से पास होने के लिए कम से कम 18 नंबर चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये 50 में से 18 नंबर लाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, साथ साथ में पेज नंबर भी आपको बता दूंगा कि भाई मेरे इसका आंसर कौन से पेज पर मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिएगा भाई मेरे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत बार पूछा गया कि पर्यावरण और विकास पर पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। भाई पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, भाई इसका नाम है ब्रुटलैंड। कई बार ये आयोग भी पूछेगा अध्यक्षता किसने की थी भाई। ठीक है, ठीक है, तो ब्रुटलैंड याद रखिएगा। ये पर्यावरण और विकास का पूरा एक टॉपिक है, उसी में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई मेरे दूसरा, और पहले चैप्टर से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखा भाई मेरे क्या रहेगा भाई मेरे,
निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? क्या है? अपघटक पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा अपघटक जीव है? जैसे बाज है, केचुआ है, शैवाल है, मेढक के ढिम्ब कीट है। तो भाई जो मेढक के ढिम्ब कीट हैं ये क्या है? एक प्रकार का अपघटक जीव है। और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर भाई मेरे तीसरा देखिएगा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? क्या पूछा भाई मेरे? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के प्राथमिकता क्षेत्रों वाला लक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे? शून्य प्रदूषण, नहीं कह सकते जीरो पोल्यूशन जो है इसका क्षेत्र नहीं है। और ये भी आपको भाई मेरे तीसरा क्वेश्चन भी कह सकते चैप्टर नंबर 1 में ही मिलेगा, उसी से पूछा गया। अगला क्वेश्चन भाई मेरे डबल स्टार मार्किंग करना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बड़ा सल्फर भंडार चक्र के में निहित होता। भैया इसमें कई बार भाई मेरे जैसे यहां पर लिखा है मृदा, कई बार लिखेगा मृदा और अवसाद, कई बार दो वर्डिंग आएगी आपको, एक बार लिखेगा मृदा और अवसाद, इस पर स्टार मार्किंग कर लेना। ये जो चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र में मृदा और अवसादों में निहित होता है, ये पूरी लाइन है इसकी। और खास तौर से जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना चौथा, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में रहेगा। और इसका मृदा फर्स्ट है, मृदा इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन कई बार ये अगर क्वेश्चन को देखो ना, कई बार लिखेगा मृदा और अवसाद, इस दोनों है, मृदा और अवसाद साथ रहता है, लेकिन यहां पर अवसाद नहीं लिखा है। कभी कभी आंसर में अवसाद भी आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देगा भाई मेरे क्या रहेगा, इसमें स्टार मार्किंग, कोसी स्तर के चौथे स्तर पर क्या पाया जाता? भाई क्योंकि कोसी स्तर वाला पूरा एक सेकंड चैप्टर में अगर आप देखोगे फोटोएं बनी हुई हैं, तो भाई कोसी स्तर के चौथे नंबर पर क्या पाया जाता है? तो भाई जैसे इन्होंने बोला है खरगोश है, घास है, टिड्डा है, बाघ है। देखो भाई घास जो है सबसे स्टार्टिंग में आएगी। घास को भैया टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाता है? अरे भैया टिड्डे को खरगोश खाएगा, और खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को भैया मेरे बाघ खाएगा। तो इस आधार पर फोर्थ नंबर पर कौन आ गया? तो फोर्थ नंबर पर हो जाएगा भाई आपका खरगोश हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिए जो पांचवा क्वेश्चन बताया मैंने पोषी स्तर वाला, ये पोषी स्तर वाला जो पांचवा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में है, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। और स्टार मार्किंग कर लेना। भाई अगला जो क्वेश्चन हमारा, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको खूब पूछा जाएगा, जीव मंडल में भूमि के भाग को क्या बोला जाता है? थल मंडल। अब मैं यहां थोड़ा बता देता हूं भाई मेरे, जैसे एग्जाम में पूछेगा जीव मंडल को क्या बोला जाता है? थल मंडल बोला जाता है, ठीक है। और जल यानी जल मंडल को कई बार जीव मंडल पूछेगा, जल मंडल पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जरूर याद रखेगा, ठीक है। जैसे क्या पूछा गया है स्टार मार्किंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, जीव मंडल में भूमि के मुख्य भाग को क्या? भाई भूमि के मुख्य भाग को थल मंडल बोला जाता है, जल के मुख्य भाग को जल मंडल बोला जाता है। कभी कभी भूमि को पूछेगा, उसका थल मंडल हो जाएगा। कई बार एग्जाम में लोग पूछेंगे ना कि भाई जीव मंडल में यानी कह सकते जल मंडल को क्या बोला जाता है, तो कई बार उसको जल मंडल लिखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों है, भूमि के भाग को हम लोग जल मंडल बोलते हैं, ठीक है, और जल के भाग को जल मंडल बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें स्टार मार्किंग है। और भाई मेरे ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे भाई मेरे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आपको खास तौर से मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर आपके है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 2 में भाई मेरे 7वां क्वेश्चन मिलेगा, क्या है? निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला को पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला कैसे चलती भाई मेरे? जैसे बकरी है, शुष्कृम है और मृतपोषी है। भाई ये कौन सी खाद्य श्रृंखला है? ये परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या है? परजीवी आहार श्रृंखला इसको बोला जाएगा। तो इसका तीसरा भाई मेरा राइट आंसर हो जाएगा 7वें का। और भाई मेरे चैप्टर नंबर 2 में है। एग्जाम में भाई मेरे ना कभी कभी अपर्दन डिस्ट्रिक्ट आहार श्रृंखला को लेकर के, चराई आहार श्रृंखला को, क्योंकि आहार श्रृंखला वाला पूरा एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में, उसी में से आता है। भाई अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, क्या पूछा गया है? यूरोप में जनसंख्या के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत की गई थी? भैया एक बात याद रखना, यूरोप में कौन सी बीमारी फैली थी भाई मेरे? प्लेग फैला था। और जब प्लेग पूरे यूरोप में फैला तो भाई आधा से ज्यादा यूरोप खत्म हो गया था। बहुत भयंकर बीमारी मानी जाती है भाई यूरोप में। तो भाई यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन को लेकर के किसके उपरांत स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई मेरे 1842, इसका राइट आंसर है। और आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन मिल जाएगा। भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टार मार्किंग कर लेना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या रहेगा? उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गर्म हो जाता है। क्या बोल रहा है कि भाई मेरे जो उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल होता है वो कितना गर्म हो जाता है? 27 डिग्री
तक गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तरों पर कम दबाव क्षेत्र बनते, तो उसको क्या बोला जाता भाई? इसको बोलते चक्रवात। एक प्रकार का चक्रवात कब आता है? चक्रवात भाई मेरे तब आता है जब कह सकते हो कि समुद्र में भाई 27 डिग्री से ज्यादा पानी गर्म हो जाएगा। क्या है? समुद्र का पानी कह सकते हो 27 डिग्री से ज्यादा गर्म हो जाता है और उस पर प्रेशर बनता समुद्र में, और वही जो हवाएं चलती हैं चक्रवात के रूप में आती हैं। तो इसका भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9 का चक्रवात राइट आंसर होगा। और ये जो चक्रवात वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या रहेगा? किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार में सबसे ज्यादा होती है? स्टार मार्किंग कर लेना। एक बात याद रखिए, भारत और बांग्लादेश ऐसे देश है भैया भाई मेरे जिसमें कह सकते बाढ़ से सबसे ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। ठीक है, किसमें? और ये भी आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, ब्लॉक यानी यूनिट नंबर 13 में रहेगा 10वां। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीट हो सकता है कि किन दो देशों में बाढ़ से संसार में यानी 2/3% से भी मृत्यु होती है? भाई किससे मृत्यु होती है? बाढ़ से। फ्लड जो है कह सकते भारत और बांग्लादेश में भाई मेरे दो ऐसे देश हैं, भारत और बांग्लादेश, जिसमें कह सकते भाई मेरे बाढ़ ज्यादा आती है और ज्यादा आदमी मर रहे हैं भारत और बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर भाई मेरे पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे, स्टार मार्किंग कर लेना। सुनामी के विरुद्ध प्रकृति यानी सुनामी क्या एक प्रकार की कह सकते भाई मेरे जो सुनामी आती है, समुद्री लहरें आती हैं, तो भाई सुनामी के विरुद्ध प्रकृति की सुरक्षा कौन करता है? तो भाई इसकी सुरक्षा भाई मेरे कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मैग्रो वन। 13वां चैप्टर जो आपका रहेगा उसमें दे रखा है। क्या है? 13वें चैप्टर में आपको मिलेगा। स्टार मार्किंग कर लेना इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एमएबी इसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, देखिएगा एमएबी कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा चलाया गया है। एमएबी का अर्थ क्या है भाई? मैन एंड बायोस्फीयर इसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एमएबी जो कार्यक्रम चलाया जाता है यूनेस्को द्वारा, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एमएबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई मेरे, और इसका पूरा नाम क्या होता है? एम का मतलब मैन, ए का मतलब एंड, और बी का मतलब बायोस्फीयर होता है। इसलिए इसका तीसरा जो होगा भाई मेरे हमारा 12वें का तीसरा राइट आंसर बन जाएगा। और ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। किसमें मिलेगा? चैप्टर नंबर जो आपका 8वां है, यूनिट ब्लॉक नंबर यानी यूनिट नंबर 8 में मिलेगा 12वां। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या रहेगा? ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड बैंक का उदाहरण है। इस डबल स्टार मार्क की करने लायक बहुत बार एग्जाम में इन्होंने पूछा सीड बैंक को लेकर के। ये भी आपको कह सकता है चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। देखिएगा सीड बैंक का उदाहरण क्या है भाई? बाह्य स्थल संरक्षण केंद्र होते सीड बैंक। ठीक है, किसका उदाहरण है? बाह्य स्थल का। बाह्य स्थल मतलब समझते हो कि जिस प्रजाति को भाई मेरे उस जगह से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर संरक्षण दिया जाता है, उसको बोलते भाई मेरे हम बाह्य स्थल बोलते हैं। यथास्थल का मतलब होता है कि कोई जीव जंतु है जहां पर पाया जाता है वहीं पर उसको सेफ्टी कर देना, उसको बोलते हैं यथास्थल। बाह्य स्थल का मतलब क्या होता है कि उसको निकाल करके। अब एग्जांपल बताऊं भाई मेरे, जैसे भाई मान लो कि गुजरात में गिर के स्थान पर शेर पाए जाते हैं, और भाई मान लो शेरों का संरक्षण करना है, तो भाई शेरों को वहीं रख करके अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं यथास्थल। जब किसी जीव या जंतु को उसका मेन जगह जो है वहां से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर उसको सुरक्षित किया जाता है, या सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, उसको भाई हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थल संरक्षण। तो सीड बैंक किस में आता है भाई मेरे? बाह्य स्थल में आता है। स्टार मार्किंग इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे, क्या रहेगा? प्रजातियों की व्यापक विविधता सुनिश्चित होती है पारिस्थितिक तंत्रों में। इसका भाई मेरे जो आपका पहला रहेगा वो बिल्कुल हमारा क्या बन जाएगा भाई मेरे? राइट आंसर बनेगा। पहला क्या है कि लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है। भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टार मार्किंग कर लेना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है, ये बार बार इस क्वेश्चन को पूछा है, यानी पालन पोषण की तकनीक किसके संरक्षण के लिए उपयोग की गई है? भाई मेरे हुपिंग क्रेन। कहीं पर भी अगर पालन पोषण वर्ड दिख रहा है तो वहां पर अगर यानी ऑप्शन में हुपिंग क्रेन लिखा हुआ है तो बिल्कुल राइट आंसर हुपिंग क्रेन बनेगा, याद रखिएगा। क्योंकि 15वां भाई मेरे जो बता रहा हूं इसमें स्टार मार्किंग डबल कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, इन्होंने पूछा प्रीवियस ईयर में 7-8 साल का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हुपिंग क्रेन है, बहुत पूछा इन्होंने कि पालन पोषण की जो तकनीक है संरक्षण के लिए अपनाई गई है, इसका आंसर भाई क्या है? ये तो हुपिंग क्रेन है। और भाई ये हुपिंग क्रेन वाला जो क्वेश्चन है ना 15वां, भाई आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में जाकर के देख लेना, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा भाई मेरे, क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 16वां क्वेश्चन क्या है? जलीय परितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इग्नू में बहुत बार पूछा गया है। जलीय परितंत्र में
असंलग्न जीव जो वायु जल अंतः पृष्ठ पर रहता भाई वो क्या कहलाता है? भाई वो कहलाता भाई मेरे पटलक। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जलीय पारितंत्र को लेकर के। हर साल एक अगर आपने जलीय पारितंत्र पढ़ लिया तो समझ लो भाई मेरे 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला, और ये जो 16वां ना इस पर स्टार मार्किंग कर लेना। और भाई मेरे जो 16वां क्वेश्चन है ये आपको खास तौर से चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, खारा जल परितंत्र में सम्मिलित होता है। जो 17वां क्या है, खारा जल परितंत्र में क्या सम्मिलित होता है? तो भाई ज्वारार्धन मुख इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। जो खारा जल होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है? ज्वारार्धन मुख, इसका राइट आंसर बनेगा। ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, 18वां स्टार मार्किंग कर लेना। समुद्र के पानी में लवणता लगभग कितना? लवणता मींस यानी उसमें नमक की मात्रा कितनी होती है? यानी जो समुद्र का भाई मेरे पानी होता है उसमें नमक यानी कह सकते हैं नमक की मात्रा कितनी होती है? उसका भाई मेरे होती है 3.5% यानी 3.5। ये बहुत बार पूछे गए समुद्र में पानी की लवणता बताइए वो कितना होती है। इसको अलग अलग घुमा करके कई बार पूछते हैं, इसलिए जरूर करिएगा। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। 18वां भाई मेरे, समुद्र पानी में लवणता का औसत कितना है लगभग? तो 3.5% बताया गया है। इसको याद रखिएगा, ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषम कोशी तंत्र होता है? ये क्वेश्चन को स्टार मार्किंग कर लो भाई। खुला व विषम कोशी, शायद मैंने पहला जो आपको क्वेश्चन पेपर कराया हूं ना, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषम कोशी तंत्र है? भाई इसका क्या हो जाता है? नदी। नदी क्या होती है भाई? खुली होती है और विषम कोशी तंत्रों में आती है। और भाई 19वां में स्टार मार्किंग कर लेना, जो हमारा 19वां रहेगा। और इस 19वां जो क्वेश्चन है आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई में देखिएगा क्या रहेगा। संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पर पाया जाता है? डबल स्टार मार्किंग कर लो भाई मेरे 20वें में। क्या पूछा गया है? संपूर्ण विश्व की प्रजातियों में लगभग 50% कहां पर पाया जाता है? भाई इसका राइट आंसर है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। और भाई मेरे आपका जो चैप्टर रहेगा ये आपको मिलेगा 3रे में मिल जाएगा। ठीक है, 3रे चैप्टर में 20वां आपको मिल जाएगा। संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पर पाया जाता है भाई मेरे? तो इसका राइट आंसर होगा शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। अगला देखे भाई मेरे 21वां क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? आनुवांशिक विविधता मतलब होता कि भाई किसी इलाके में जो जीव जंतु हैं वो बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं। जैसे आनुवांशिक विविधता समझते हो? अरे भैया मेरे, जैसे मान लो टमाटर की बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे आम की बात करूं, आम जानते हो भाई, आम कई प्रकार का होता है। जैसे देसी आम होता है, ठीक है, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी। आम की जो वैरायटी होती है इसी को भाई हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। जैसे अगर आप देखो भाई, भैंस कई प्रकार की होती है। जैसे मुर्रा अलग भैंस होती है, गाय कई प्रकार की होती है भैया मेरे। जैसे आप देखोगे चावल यानी धान जिसको बोलते हैं, धान भाई मेरे कई प्रकार का होता है। इसी को भाई हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। जैसे अगर आप देखो भाई मेरे, जैसे मनुष्य है भाई, हर आदमी अलग अलग प्रकार का ना, किसी का रंग रूप अलग है, किसी का चेहरा मोहरा अलग है। इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता। तो भाई आनुवांशिक जो विविधता है क्या होती है? एक क्षेत्रों की प्रजातियों के प्रकार। भाई किसी इलाके में जो प्रजातियां हैं वो डिफरेंट बहुत ज्यादा। इसी को कौन बताता भाई? आनुवांशिक विविधता यानी जो जेनेटिक होती है। जेनेटिक यानी जीन में जो विविधता आती है उसकी बात हो रही है। तो आनुवांशिक विविधता भाई मेरे किससे संबंधित है? एक क्षेत्र की प्रजातियों से संबंधित है। और भाई मेरे जो 21वां क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 21 है, यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22वां देखे भाई, जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? तो भाई 22वां का लगा लो डबल स्टार मार्किंग पहले। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्या होता है? तो भाई इसमें सबसे अधिक होती है स्थानिकता। तो स्थानिकता हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहेगा? क्या भाई मेरे, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भाई हमको गलत बताना है। ठीक है, और भाई अगर 22वें का बता दूं, 22वां जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ए भी भाई चैप्टर नंबर 6 का था 22वां। 23वां जो क्वेश्चन पूछा गया भाई मेरे, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से भाई कौन सा सही नहीं है इसकी बात करेंगे। तो भाई इसका राइट आंसर होगा केशकुरूरी धरती पर पाई जाने बड़ी संख्या में जीव हैं। ये राइट आंसर होगा। और ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्रा बनने का दर्रा मतलब समझते हो भाई? जैसे धरती में कोई चीजें फट जाती है उसको भाई हम बोलते हैं दर्रा। दर्रा जैसे समझ लो, जैसे दीवार में तरेड़ नहीं आ जाती, इसको बोलते हैं दर्रा। दर्रा यानी चीजें जो है फट जा रही हैं। तो भाई मृदा अपरदन,
मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटना, मिट्टी का बहना। अरे भाई एक जगह की माटी उड़ करके दूसरी जगह चली जा रही है, एक जगह की मिट्टी बह करके दूसरी जगह चली जा रही है, इसको भाई हम बोलते हैं मृदा अपरदन। यानी मिट्टी का कटाव या एक जगह की मिट्टी दूसरे जगह चली जाती है, इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। तो भाई मृदा दर्रा कैसे बनता है? अरे दर्रा बनने का भाई मेरे कारण है कि मिट्टी का कटना यानी मृदा अपरदन के कारण ही क्या होता है भाई मेरे? दर्रा बनता है। तो इसका राइट आंसर हमारा, और ये जो 24वां है ये आपको भाई चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, याद रखिएगा। और ये 24वां जो है दर्रा बनने का कारण, इसमें डबल स्टार मार्किंग करो, पेपर में रिपीट हो सकता है। और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सारे दिमाग में इसको फोटो खींच लो इनकी, ठीक है? यानी बिल्कुल आपको कंफर्म होने, या रट्टे मार लो या फोटो खींच, दिमाग में बिल्कुल इनको सेट कर लीजिए, ठीक है? क्या पता इसी से आपका काम बन जाए। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिएगा, अधिक बारीक कणों को तली पर एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई जो अधिक बारीक कण होते हैं उनको भाई तली मतलब समझते हैं नीचे, जैसे मान लो बाल्टी, भाई बाल्टी में जो तली सबसे नीचे उसको बोलते हैं तली। भाई सबसे ज्यादा बारीक जो कण होते हैं उनको तली में इकट्ठा करने के लिए हम लोग भाई क्या करते हैं? तो भाई इसके लिए भाई मेरे जो यूज होता है कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? जो कास्टिक जो सोडा होता है ये क्या करता है कि बारीक जो कण होते हैं उनको तली में इकट्ठा कर देता है। तो भाई ये जो 25वां आपका हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आपको भाई मेरे पेज नंबर 78 पर मिलेगा, और मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा, नहीं बता देता। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिएगा क्या रहेगा, वैश्विक मीठे जल का कितना % भैया उपलब्ध है? याद रखिएगा, इस पर स्टार मार्किंग कर लो। आपको किताब में पता है टेबल बना के उस टेबल में से क्वेश्चन पूछ रखा है। 26वां जो रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 4 से आया है। चैप्टर नंबर 4 में जाओगे ना, यूनिट नंबर 4 में जाएगा, उसमें टेबल बनी हुई, उसी टेबल से पूछ रखा। क्या पूछा है? वैश्विक मीठे जल का कितना % भैया तरल के, वैश्विक मतलब समझते हैं, अरे भैया धरती के नीचे जो पानी है उसमें भैया कितना पानी भाई मेरे पीने के लिए सही उपलब्ध है, ये पूछ रहा है। तो भैया धरती के नीचे जो सारा पानी होता है उसमें भाई मेरे सिर्फ 20% जो पानी होता है हम लोगों के लिए पीने के लिए सही है, ये कह रहा है। यानी 26वें का क्या बनेगा भाई मेरे? चौथा हमारा राइट आंसर बनेगा, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद में उपयोग नहीं किया जा सकता? भाई निम्नलिखित में से कौन सी खाद के उपयोग से प्राप्त, भाई खाद यूज करके चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे कई बार होता नहीं भाई, हम खेत होते में खाद डालते हैं, तो भाई खेत में अगर खाद डालोगे तो मिलेगा नहीं, क्या चीज नहीं मिलेगी? तो भाई मृदा की लवणता, यानी मिट्टी जो नमकीन होती है, जैसे होता नहीं भाई कि मिट्टी में नमकीनपन है या मिट्टी नमकीन है, इसको बोलते भाई मृदा लवणता, इसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो 27वां जो रहेगा भाई मेरे ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, मृदा की लवणता, 27वां याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पारंपरिक स्रोत है? भाई इसमें कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो भाई जो पन बिजली होती है गैर पारंपरिक स्रोत में आती है, याद रखिएगा, ठीक है? और चैप्टर नंबर आपको 7 में मिलेगा, याद रखिएगा। जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका पन बिजली वाला, ये आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 7 में जाकर के मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई मेरे इसमें लगा लो डबल स्टार मार्किंग, और इसको यानी मन में बैठा लीजिए, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का भाई मेरे सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? भाई मेरे भारत में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कहां हो रहा है? तो भाई ये चारों जगह से होता है, ये बात याद रखिएगा। ऊपरी असम से भी होता, कैम्बे से भी होता, गोदरा यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन से भी होता। भाई बॉम्बे हाई एक ऐसी जगह है जहां कैसे भाई भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन है कि भारत में से भाई कौन सा सबसे बड़ा तेल उत्पादन का क्षेत्र है? बॉम्बे हाई। तो इसका चौथा हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? और चैप्टर नंबर आपको 7 में मिलेगा। अरे पता है आपको एग्जाम में मिलेगी OMR सीट, उसमें भाई मेरे आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29 का आपको चौथा ऐसे भरना पड़ेगा, गोले भरने पड़ेंगे इस एग्जाम में, ठीक है भाई? देखिएगा अगला हमारा 30वां क्वेश्चन क्या रहेगा, आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की वृद्धि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है? तो भाई इसका आंसर होगा हमारा पहला औद्योगिक क्षेत्र। ये भी आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, जिसका राइट आंसर क्या होगा? पहला औद्योगिक क्षेत्र। तो भाई जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्योंकि पेपर में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, क्या है देखिएगा 31वां, ये मैंने आपको कराया था, अभी करवाया था। देखिएगा अपांक गैस में मुख्यतः सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है भाई? अपांक जो गैस होती है उसमें क्या शामिल होता है? उसमें भाई होती भाई मेरे मीथेन होती है, याद रखिएगा। अरे बहुत बार इन्होंने पूछ रखा 31वां, और 31वां को भाई मेरे डबल स्टार मार्किंग लो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यानी और जो 31वां आपका क्वेश्चन है इसको कर लीजिएगा।
अगला भाई मेरे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा, जलीय परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना कब की गई है? भाई मेरे इसका ये कब की गई है? 1988 में की गई थी, 1988 में की गई थी, चैप्टर नंबर 11 में है। और अपांग गैस में मुख्यतः शामिल यानी मीथेन होती है, याद रखिएगा। और जलीय परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल कब बनाएगा? 1988 में बनेगा। और 32वां भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भाई मेरे चैप्टर नंबर आपको 11 में मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या, क्वेश्चन नंबर रहेगा 33 यानी 33, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं? भाई अम्ल वर्षा के लिए कौन सा भैया जिम्मेदार नहीं होता? तो भाई अम्ल वर्षा के लिए भाई मेरे कौन सा जिम्मेदार इसमें नहीं है? तो भाई इन चारों में से अगर आप देखोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये राइट आंसर हो जाएगा। और भाई क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, 11 में। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर 8 मिशनों का भाग नहीं है? भाई 8 मिशनों का भाग नहीं है। भाई 8 मिशन बुक में बता रखे हैं, वो 8 मिशन आपको पता होने चाहिए। जैसे राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, राष्ट्रीय हरित मिशन शामिल है, यही तीसरा जो है भूखमरी और गरीबी उन्मूलन जो है ये शामिल नहीं है। तो भाई जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से नहीं है, 3 तो शामिल है और जो नहीं वो बताना है। तो इसका तीसरा भाई हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। अगला भाई देखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्किंग स्टार करना। बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर किसको संबोधित करता है? बेसेल जो सम्मेलन है भाई किसके लिए किया गया था? तो भाई मेरे इसको जो किया गया था खास तौर से इसको बताया जाता है कि अगर बात करूं जोखिम भरे अपशिष्टों के लिए किया गया था। क्या है? चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा आपको। तो बेसेल जो सम्मेलन है जोखिम भरे अपशिष्टों के निपटान के लिए इसको किया गया था। तो भाई जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए, पेपर में रिपीट होगा। अगला भाई हमारा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है, अरे याद रखिएगा ग्रुप में मैंने भाई मेरे क्वेश्चन पेपर भेज दिया है, जाकर के उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है इसका काम क्या है? पर्यावरण के लिए कानून बनाना। और भाई जो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 रहेगा ये आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएगा, 12वें में। भाई अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, इस पर डबल स्टार मार्किंग करो, पेपर में आ सकता है। क्या रहेगा? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम में भैया संशोधन यानी अमेंडमेंट कब किया गया? तो भाई इसको 1981 में बनाया गया था, 1987 में इसमें भैया बदलाव किए गए। किसमें? और देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी जो पहला क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन मैंने करवाया था कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की बात हमने की थी, ठीक है। देखो इसमें संशोधन पूछ लिया। तो भाई जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। देखो अभी मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप लोग देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिखाई देंगे। इससे आपको पता है कि इग्नू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी होते हैं। और भाई मेरे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 37वां रहेगा ये आपको भाई मेरे पेज नंबर यानी चैप्टर नंबर 12 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार मार्किंग करिएगा। भाई मेरे भोपाल गैस त्रासदी के समय भैया मेरे कौन सी गैस निकली थी? भाई मेरे 1984 में भोपाल में भैया गैस निकल गई थी। भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोला जाता है, बहुत सारे आदमी मारा गया था। तो भाई कौन सी गैस निकली थी? भाई उसका नाम है मिथेल आइसोसाइनाइड। क्या है? भोपाल गैस त्रासदी भैया कौन सी गैस निकली थी जिससे लाखों लोगों की जान गई थी? या ये अमेरिका की एक कंपनी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसका नाम क्या भाई? मिथेल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी बहुत सारे लोग मारे गए थे भाई, बिल्कुल सुबह सुबह गैस निकल गई थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। और भोपाल गैस त्रासदी वाला जो है चैप्टर नंबर 9 में है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो भाई इनमें से प्राथमिक प्रदूषक अगर बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो भाई मेरे प्राथमिक प्रदूषक है। तो दूसरा राइट आंसर होगा, ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी जलीय प्रणाली को खतरा है? भाई कीटनाशक और पीड़कनाशक, इसका भाई हमारा राइट आंसर होगा 40वें का। अरे आपको भाई चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, याद रखिएगा, जाकर के चेक भी कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयोग है? भाई रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है, देखो पहले भी क्वेश्चन आया, रेडियोधर्मी की बात मैंने पहले भी थी, जो पहला क्वेश्चन पेपर करवाया था। तो भाई रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं उसके लिए भाई हम लोग क्या करते हैं? जमीन के नीचे उसको दबाया जाता है भाई मेरे, जो रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं, ठीक है। ये भाई मेरे चैप्टर नंबर 10वें में आपको मिलेगा।
तो इसका राइट आंसर होगा भैया दूसरा, चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि नहीं है। तो भाई ये 42वां जो क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मेरे ना, इसको बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसके आने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्या है भाई मेरे, देखिएगा कि पूछ रहा कि अपशिष्ट उपचार की जैविकीय विधि नहीं है, तो अनुपन और टंकी भंडारण जो है आपका इसका राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। और ये जो 42वां क्वेश्चन भाई मेरे, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, ठीक है भाई मेरे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नियमों में से नहीं है। भोजन की आदतों में परिवर्तन करना, ये आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 44, वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भैया इसके अगर कथन की बात करूं तो इसका तीसरा, ये जलाशय की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चन 44 है, ये भाई आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। कितने में, चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। अगला भाई क्वेश्चन क्या रहेगा, 45वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई मेरे वन अवरूपण का कारण नहीं है। भाई इसका चौथा हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भाई मेरे चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगला भाई हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 46 है, और भाई क्वेश्चन नंबर 46 एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार मार्किंग के साथ इसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भैया वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर भाई 33। और ये क्वेश्चन भाई 46वां वाला रिपीट हो गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग देखोगे जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बहुत सारे रिपीट भी होते चलेंगे। तो 46 का भाई मेरे आंसर होगा 33, और 46 पे क्वेश्चन नंबर 46 पे भैया मेरे डबल स्टार मार्किंग कर लो, एग्जाम में बहुत बार आया है, और ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। अगला देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी करवाया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है। क्या पूछा है, इनमें से भाई मेरे कौन सा जो जीव है सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है। और जब भी मूत्र की बात आती सभी लोग ऊंट पर डाल देते, अरे भाई ऊंट नहीं है इसका आंसर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर होता भाई रात्रिचर रेडोनेंट, इसका राइट आंसर है। और भाई मेरे जो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिएगा, वह मनोभाव जो गैर मानव को से, क्या बोला भाई मेरे, वह मनोभाव जो गैर मानव से अधिक यानी जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। भाई जो जीवों से ज्यादा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मानव केंद्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मानव केंद्रिता बोला जाता है, ये राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 48 भाई इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए हैं। देखो इवांस को लेकर, इनविस को लेकर मैंने बोला था कि इनविस वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल इग्नू में पूछा जाता है। ये भाई इनविस एक ऐसा टॉपिक मैं बता दूंगा, इस टॉपिक को तैयार कर लोगे 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, याद रखो। टॉपिक इग्नू में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और जो मैं क्वेश्चन जितने करवा रहा हूं इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इनविस का केंद्र नहीं है। भाई इनविस के यानी इनविस के लेकर के आपकी बुक में कम से कम 15-16 सेंटर बता रखे हैं। भाई पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो भाई इसमें जो दूसरा है टाटा मूलभूत अनुसंधान मुंबई, यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो भाई 49 का हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। और खासतौर से 49 जो इनविस है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनविस को लेकर के हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखिए 50वां क्या रहेगा, और भाई मेरे जो इनविस वाला जो हमने पूछा है चैप्टर नंबर 14 के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपका जो 48वां था ये भी चैप्टर नंबर 14 में है, 49वां भी चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। और भाई 50वां क्वेश्चन क्या है, एमपीएन परीक्षण को पता लगाने के लिए भाई क्या यूज किया जाता है। इसको भाई मेरे स्टार मार्किंग कर लेना, और इसका राइट आंसर होगा ई कोलोई, ये राइट आंसर हमारा पहला बनेगा। तो भाई मेरे अभी तक मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसी टाइप से मैं आपको कम से कम अगर बता दूं तो मिनिमम 350 से 400 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है कि आपको जितने कराते जा रहा हूं इसको करते जाइएगा, इससे आपको मदद बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। यानी 7-8 से यानी 350 से 400 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, और इस सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं,
ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। देखना रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते रहेंगे अगले में। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर भाई मेरे क्या रहेगा, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहा हूं भाई। 100 करवा दिया, अब 50 और हम लोग करेंगे तो 150 हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिएगा, चलिए देखते हैं भाई मेरे, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में भाई मेरे बार बार बता रहा हूं 50 में से 18 नंबर लाना जरूरी है, नहीं दोबारा पेपर देना पड़ जाएगा इसमें पास होने के लिए। ठीक है, और ओएमआर सीट पर ये सारा पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे, अब देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट होता रहेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन भाई मेरे, देखो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट को प्रस्तुत करा था। तो भाई उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताओ जिसने ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट को प्रस्तुत करा था। तो भाई उसका नाम है ब्रुटलैंड, जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर प्रोग्राम इसको प्रस्तुत किया था। तीसरा हमारा राइट आंसर बनेगा, जैसे आप जाओगे भाई पेपर एग्जाम दोगे ना, तो जैसे पहला क्वेश्चन, पहले का जैसे मान लो पहला है ना, तो जैसे पहले का लिखा रहेगा 1 2 3 और 4, तो भाई इसमें हमारा तीसरा राइट आंसर है ना, तो भाई मेरे 3 के सामने ऐसे गोला बना रहेगा, तो आपका ऐसे यानी नीले पेन से आपको ऐसे पूरा गोला भरना पड़ेगा ओएमआर शीट को। इसमें लिखना कुछ नहीं होता इस पेपर में। तो भाई पहले का तीसरा राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। क्या है भाई मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा भाई हमारा फलों के बाग, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा भाई मेरे, स्टार मार्किंग का लो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएगा। देखिएगा क्या रहेगा, 1992 यानी 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। भाई 1992 में कह सकते भाई रियो डी जनेरियो में हुआ था, और 2000 में भैया कह सकते जोहानिसबर्ग में हुआ था। जब भी बोले 1992 में पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन कहां हुआ भाई मेरे, रियो डी जनेरियो बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। मान लीजिए 1992 को बदल करके 2000 लिख दिया, तो 2000 जब भी लिखेगा तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, जोहानिसबर्ग हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्किंग का लो एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन करेगा, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई इसमें अगर आप देखें चौथा जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, चौथे में स्टार मार्किंग का लेना, परितंत्र अमाप जटिल और अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखेगा, आहार श्रृंखला में शकभक्षी प्रदर्शित करते हैं। भाई आहार श्रृंखला जो है उसमें शकभक्षी क्या बताते हैं, तो पोषी स्तर सेकंड को बताते हैं। और पांचवें में भाई मेरे स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकता है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अभी क्वेश्चन करवाया था छठा, क्या देखो आ गया ना, मृदा की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्व भंडार है। देखो रिपीट हो गया ना, यही मैं बार बार बोला भाई, इग्नू में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के तो हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा छठा क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, क्या है, मृदा की सतह पर सल्फर, और देखो इसमें अवसाद देखो आ गया, मैंने बोला था मृदा के साथ अवसाद आएगा, देखो आ गया। भाई पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा भंडार रिजर्व है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा मृदा और अवसाद, और भाई छठे का पहला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखे भाई क्या रहेगा, सातवां, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। भाई इसमें से कौन को किसको प्राथमिक समुदाय कहा गया, भाई इसका राइट आंसर है लाइकेन। अरे भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखो रिपीट हो रहा क्वेश्चन ना, आपको अंदाजा लगता रहेगा कि हाँ भाई इग्नू में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर करने से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा, मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख भरभक्षी पक्षी होते, क्या पूछा गया है, मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख भरभक्षी पक्षी क्या होते हैं, इसका राइट आंसर भाई दूसरा, और इस पर स्टार मान के भाई 8वें में, क्योंकि 8वां भाई मेरे रिपीट हो सकता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन भाई मेरे फिर रिपीट हो गया, एक जलीय परितंत्र में एक ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतः पृष्ठ पर रहता हुआ क्या कहलाता है, भाई वो पटलक कहलाता है। देखो रिपीट हो रहा ना, तो भाई मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई मेरे स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा रहेगा, महासागर में खाली स्थान मंडल जोल उथला होता है, यहाँ उच्च उत्पादकता वाली होती स्पीशीज, उसको क्या कहा जाता है, उसको वेलांचली कहा जाता है। और भाई मेरे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पर भाई स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेड में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन सबसे अधिक विविधता वाले होते हैं। भाई जिस वनों में भाई सबसे अधिक विविधता पाई जाती है उनको कौन से वन होते हैं, तो भाई उन वनों को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। ये राइट आंसर हो जाएगा भाई, 11वें का तीसरा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा,
इस पर भाई मेरे लगा लो स्टार मार्किंग डबल 12वें में। पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? भाई मेरे पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो उसको भाई हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्या है? वाष्पोत्सर्जन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूखे का एक आर्थिक प्रभाव है? भाई सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? इसका राइट आंसर भाई फसल की हानि। इस पर स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, स्टार मार्किंग कर लो। देखो क्वेश्चन अब दोबारा आ गया है। पश्चिम और मध्य भारत में दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा क्या? भाई पश्चिम और मध्य भारत में और दक्कन मालवा के पठारों में भाई कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भैया मेरे काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो भैया दक्कन में, मालवा के पठारों में, मध्य भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? मालवा मतलब भाई मध्य प्रदेश का इलाका यार। यहां इन जगहों पर काली मिट्टी है, ठीक है। 14वां पर स्टार मार्किंग कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? भाई भूमि निम्नीकरण का कौन सा कारण है? जल भार का विकास, यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी 15वें का तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे भाई कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका भाई हमारा पहला राइट आंसर होगा, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 7% कम फैले होते हैं, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भाई देखो दोबारा रिपीट हो गया ना, देखो आ गया ना, अभी जो करवा था क्वेश्चन पेपर फिर दोबारा आ गया, देख लिया 17वां। देखो क्या है, यह आकलन किया जाता है कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना परसेंट वन आच्छादन रखने की आवश्यकता है? देखो 33%। देख रहे हो रिपीट हो रहा भाई मेरे ना इग्नू में, देख लो ऐसे आपको मैं जब 7-8 साल के करवाने जाऊंगा ना तो आपको लगेगा यही सब बार बार आ रहे हैं। देखिए 17वें का क्या होगा भाई मेरे, ये 33% राइट आंसर है इसका, और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इस सब में स्टार मार्किंग डबल मारो। अगला देखिएगा 18वां क्या रहेगा, एनटीएफपी का पूरा नाम क्या है? इस पर स्टार मार्किंग है। एनटीएफपी का पूरा नाम क्या भाई मेरे, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 19वां क्या रहेगा, स्टार मार्किंग करना, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता विविधता की मूलभूत मुद्दा कहा गया है? तो भाई आनुवांशिक विविधता को ही कह सकते हो विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा गया है। और भाई मेरे 19वां क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो भाई दक्षिणी प्रायद्वीप तो हाईएस्ट है, तो सबको पता। अरे भाई तुम्हारे यानी उसमें किताब में फोटो बनी हुई है इसको लेकर के भाई कौन सा इलाका सबसे ज्यादा है, कौन सा? तो भाई दक्षिणी जो प्रायद्वीप इलाका है वो भाई मेरे सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। ये आपकी बुक में बाकायदा यानी मैप बना हुआ है, मैप में से पूछ रहा है। क्या पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है? दक्षिणी प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, स्टार मार्किंग कर लो इसमें, भारत के 2/3 स्थानिक पादप होते हैं। भाई 2/3 स्थानिक पादप कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाटों में पाया जाता है 21वां। ये भाई पश्चिमी घाटों में क्या पाए जाते हैं, 2/3 से ज्यादा स्थानिक पादप पाए जाते हैं, और भाई 21वां जो है एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा गलत है? देखो भाई भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं, इसे 6 बता रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई भारत में 10 भौगोलिक यानी भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। भारत जो है उत्कृष्ट पौधे के उद्भव के 12 केंद्र है, सही बात है। भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र और 3 बायोमैप, सही बात है। लेकिन जो तीसरा है भाई, विश्व में तो 34 हॉटस्पॉट तो हैं, लेकिन भारत में 6 नहीं बल्कि भारत में 4 हैं, इसलिए नहीं पूछा ना, यही गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 22 में स्टार मार्किंग करो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगला भाई देखेगा 23वां, देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। भारत में पहली तरंगीय ज्वारीय परियोजना भैया कहां पर लगाई गई थी? केरल में लगी थी, तिरुवनंतपुरम में लगी थी। अरे केरल इसका हमारा राइट आंसर बनेगा। और 23वां का भाई मेरे कर लो स्टार मार्किंग, ये पेपर में भाई मेरे रिपीट हो सकता है 23वां। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त की जाती है? भारत में भाई सबसे ज्यादा बिजली कौन से स्रोत से बनाई जाती है? तो भाई भारत की अगर बात हो, इंडिया में भाई मेरे कोयला भाई, कोयले से भाई मेरे हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोयले से कह सकते हो बिजली का जो उत्पादन है सबसे हाईएस्ट है।
अगर आप देखो जो कोयला है, कोयले में बिजली उत्पादन में कोयला हाईएस्ट है, पानी से भी बनती भाई मेरे, लेकिन कोयला सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, बिजली उत्पादन में। और 24वां जो रहेगा, इस पर स्टार मार्किंग कर लो। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए निम्नलिखित किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? भाई गांव में ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा उपयोग कर बायो में, इसको बोलते हैं बायोगैस। अरे बायो, गोबर से जो गैस वैस बनती है उसकी बात हो रही है। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में भाई मेरे ऊर्जा के लिए भाई मेरे सबसे ज्यादा अधिकतम किसका यूज हो रहा है? उसको बोलते हैं भाई बायोगैस। अरे बायोगैस मतलब होता है गोबर गैस, समझ गए? गोबर से जो गैस बना रहे हैं, खाना भी बनाते हैं भाई मेरे गोबर गैस से। पहले एक टाइम में गोबर गैस से चीजें होती थी, अब तो खत्म हो गई। अब तो गोबर गैस आपको किसी गांव में शायद ना दिखे, पहले के जमाने में बहुत होती थी गोबर गैस, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं बायोगैस। तो बायोगैस ऐसा है भाई मेरे कि गांव के इलाके में सबसे ज्यादा ऊर्जा का ये स्रोत माना जाता था पहले, ठीक है। 25वां वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहेगा? वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तरों और पृथ्वी पर संसाधनों द्वारा समर्थित किया गया है। तो इसका भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा? 26वें का तीसरा होगा, जैव भौतिक धारण क्षमता। और 26 में भाई मेरे स्टार मार्किंग कर लो। भाई अगला क्वेश्चन जो आ रहा 27वां, इसको भाई मेरे दिमाग में छाप लेना या इसको स्टार मार्किंग कर लो डबल पहले से ही, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा 27वां क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है? तो भाई इसका आंसर है यात्री कबूतर। कहीं पर भी भैया मेरे यात्री कबूतर शब्द दिख लिया तो वही आंसर, उसको मार देना गोला। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है? तो भाई इसका यात्री कबूतर जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। एग्जाम में आ सकता 27वां, स्टार मार्किंग कर लो और याद कर लो, इस टाइप के दिमाग में छाप लीजिए इन सबको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? भाई कह सकते हो कि भारत में भैया सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सी पाई जाती जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में? तो भाई मैक्सिक्यूट जो है आक्रामक प्रजाति है। देखो ये तो सारी आक्रामक प्रजाति है, कांग्रेस घास भी आक्रामक प्रजाति है, जलकुंभी भी आक्रामक प्रजाति है, गोल्डन एप्पल सिलेट भी आक्रामक प्रजाति है। लेकिन भाई मेरे जो मैक्सिक्यूट भी आक्रामक प्रजाति है, लेकिन अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली है। 28वां जो है भाई मेरे स्टार मार्किंग कर लेना, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 29वां देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता का बाह्य स्थल का संरक्षण नहीं है? जिसमें भाई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हमारा राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है? इसमें भाई हमको मिलान करना आर्द्र भूमि और राज्य को। एक बात है, अब बताओ भाई मेरे, आप सबको पता होगा कि भाई जैसे भरतपुर है, भरतपुर कहाँ है? भाई भरतपुर है भैया मेरे राजस्थान में। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तो पता होगा ना भाई, भरतपुर राजस्थान में है ना, तो सब जानते हो आप लोग, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे कि भाई हरिके कहाँ है? हरिके जो है पंजाब में है। हरिके कहाँ पर भैया? पंजाब में है, ठीक है। चिल्का कहाँ है? चिल्का सबको सुना होगा भाई, चिल्का झील है, सुना है ना चिल्का झील? तो भैया चिल्का झील कहाँ है? भाई जो चिल्का झील है ना, अगर मैं चिल्का झील की बात करूंगा तो चिल्का झील भाई मेरे उड़ीसा में है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन जो है भाई मेरे, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? भैया सुंदरवन भैया मेरे पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। भरतपुर जो है भाई मेरे राजस्थान में है। ये चिल्का जो है और उड़ीसा में है, और हरिके पंजाब में है। इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। तो हमारा इससे राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीसरा भाई हमारे राइट आंसर, तीसरा थर्ड, पहले का तीसरा यानी ए का तीसरा, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, इस प्रकार से। तो सुंदरवन भैया, सुंदरवन क्या है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, हरिके पंजाब, चिल्का उड़ीसा और भरतपुर राजस्थान, ये हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मिलाने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में भाई मेरे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा। देखिए 31वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण अनिश्चित स्रोत है? तो भाई 31वां याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। ये पहले भी मैंने पहला जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? वो है भाई मेरे कृषि वाह जल। 21वां स्टार मार्किंग कर लो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? भाई कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं इनमें से? तो भाई जो कुहासा है, कुहासा जो होता है, स्मोक जो होता है, वो प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। 32वें में स्टार मार्किंग कर लेना। अगला क्वेश्चन भाई देखो रिपीट हो गया ना, ठीक है। टीडीएस का पूरा नाम बताओ।
टीडीएस का पूरा नाम बताइए, एग्जाम में भाई मेरे आ सकता है, इस पर स्टार मार्किंग कर लेना। तो टीडीएस का भैया मेरे पूरा नाम क्या है? टोटल डिलोड सॉलिड्स, यानी इसका दूसरा राइट आंसर बन जाएगा। और 33 वाला जो भाई मेरे इसको जरूर करके जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को भाई मेरे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। 34वां क्या रहेगा? डेसिबल का माप करता है। डेसिबल जो होता है किसको मापता है? तो भाई ये ध्वनि के तारतों और दाब को मापने, यानी भाई ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि यानी ध्वनि को मापने का कौन सा तरीका भाई? डेसिबल है। तो डेसिबल किसका मापन करता है? तो भैया मेरे ध्वनि जो है, ध्वनि के तारतों और दाब को मापता है डेसिबल। और 34वां एग्जाम में आ सकता है। भाई अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? क्या पूछा भाई? इनमें से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? जो संकटदायी अपशिष्ट होता है उसमें क्या नहीं था? उसमें भाई तीक्ष्ण गंध नहीं होती है। संकटदायी अपशिष्ट में ज्वलनशीलता भी होती है, रेडियोधर्मिता भी होती है और आविष्गुलता भी होती है। तीक्ष्ण गंध नहीं होती। यही हमारा राइट यानी 35वें का पहला हो जाएगा। अगला भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा, इसमें स्टार मार्किंग डबल करना, ये पेपर में आ सकता है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? तो इसका राइट आंसर भाई अनुपन। अनुपन हमारा राइट आंसर बनेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, जितने मैं बता रहा हूं सारे करके जाना है। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहेगा? जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली जगह नहीं मिलती है तो सामान्यतः किस विधि का यूज किया जाता है? भाई जब शहरों में खाली जगह नहीं मिलती है तो हम जो कूड़ा करकट होता है भाई उसके लिए क्या करते हैं? भाई उसको के लिए हम लोग करते हैं भूमिगत निस्तारण, जमीन के नीचे उनको दबा दिया जाता है, इसको बोलते हैं। और भाई 37वां इंपॉर्टेंट है और इसका भूमिगत निस्तारण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्वेश्चन रिपीट होगा ना, ये क्वेश्चन पेपर पर जो पहला करा था उसमें भी आया था। क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना कब की गई? तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना कब हुई? तो 1988। पहले भी पहला क्वेश्चन पेपर का था उसमें भी आता। भाई ये देख रहे हो ना, इग्नू के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफी रिपीट होते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। अगला क्वेश्चन को भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है और इस पर डबल स्टार मार्किंग कर लेना। 39 वाला, ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता कहां पर पाई जाती है? यानी जो ओजोन लेयर है वो भाई मेरे सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? भाई सबसे ज्यादा समताप मंडल में पाई जाती है, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत कहां पर मिलती है भाई? समताप मंडल में। और कितना भाई मेरे? 15 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर होती है वायुमंडल में। अरे 13 यानी ओजोन परत वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? भाई इसमें से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं? पृथ्वी की सतह का तापमान का बढ़ जाना। भाई अम्ल वर्षा से पृथ्वी का तापमान भाई मेरे जनरली नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अम्ल वर्षा से भाई फसलों की हानि होती है, वनों की हानि होती है, हमारे हृदय और फेफड़ों रोग हो जाएंगे, जलीय पौधों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन भैया अम्ल वर्षा से धरती का टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है, इसलिए गलत है, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे, देखो आ गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहां पर हुआ था? भाई जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहां हुआ था भाई मेरे? ये जोहानिसबर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये 41वां वाला, इसमें स्टार मार्किंग कर लो भाई मेरे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया भाई मेरे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 2002 में कहां पर हुआ था? तो जोहानिसबर्ग भैया दक्षिण अफ्रीका में है, वहीं पर इसको करवाया गया था। ओके जी। अगला भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक क्षेत्रीय शाखा है? भाई इसकी जो मेन शाखा हो तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय मेन शाखा नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय शाखा कौन सी है? तो भाई इसकी क्षेत्रीय शाखा भोपाल में है। ठीक है, तो भोपाल इसका हमारा राइट। जब भी एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य शाखा कौन सी है या मुख्यालय का है, भैया मुख्यालय तो नई दिल्ली है, मुख्य शाखा नई दिल्ली है, लेकिन जो क्षेत्रीय शाखा भाई मेरे वो भोपाल है। कहीं नई दिल्ली ना लगा देना तुम लोग, जब क्षेत्रीय शाखा पूछे तो भैया नई दिल्ली नहीं होगा, नई दिल्ली तो भाई इसका मुख्यालय है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का, अधिनियम का। ठीक है, अगला और 42वां जो क्वेश्चन है स्टार मार्किंग कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा। देखिए भाई, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, भाई कौन से आर्टिकल में कहा गया था कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसका सुधार करे। भाई हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भाई जो सरकार है, जो या स्टेट है, वो भाई हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसका सुरक्षा करेगा। तो भाई कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 48 में बातें कही गई। क्या भाई मेरे, जो अनुच्छेद 48 है उसमें कहा गया है कि जो सरकार है भाई मेरे, वो पर्यावरण को बचाने के लिए भाई मेरे क्या करेगी, काम करेगी और पर्यावरण के सुधार के लिए भाई काम करेगी। और जो यानी राज्य है वो देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। कहां पर, कौन से अनुच्छेद में है, तो भाई आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 48A में कहा गया है बातें सारी। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 स्टार मार्किंग कर लो और 43 में भी स्टार मार्किंग कर लेना डबल। भाई क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी तक के बीच जनसंख्या भैया क्यों बढ़ी थी। भाई जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह होता कि भाई खेती बढ़िया होने लग गई। जब जब खेती में उत्पादन बढ़ेगा तब तक भैया पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और भाई खाने पीने की चीजें ज्यादा होंगी तो भाई लोग बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई मेरे कह रहे कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी में जनसंख्या में जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ी भाई मेरे, किस कारण से बढ़ी, क्या कारण है, जिम्मेदार क्या है। तो भाई बढ़ती जनसंख्या जो है, कृषि वृद्धि यानी खेती में वृद्धि हो गई, खेती में भैया उत्पादन हो गया तो लोगों ने भैया बच्चे पैदा करने ज्यादा कर दिए, ये कह रहा है। देखो जब जब भी उत्पादन बढ़े, भाई पुराने टाइम में क्या था, खाने पीने की चीजें कम होती थी, खाना पीना बहुत कम था, लिमिटेड था, तो भाई मेरे लोग बच्चे कम पैदा करते थे। लेकिन जैसे जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, जैसे जैसे खाने पीने के संसाधन ज्यादा हुए, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि लोगों ने खाना पीना ज्यादा होगा तो भाई बच्चे, क्योंकि भाई पहले के जमाने में कह सकते हो खाना पीना कम, खाने की चीजें कम थी तो बच्चे लोग कम रखते थे, भाई बच्चा ज्यादा होगा तो ज्यादा खाए पिएगा। आज देखो जनसंख्या इसलिए बढ़ी, खाने पीने की चीजें भाई मेरे बहुत ज्यादा हो गई है, इसको भी कह सकते हो। और 44 जो है इसमें भाई मेरे डबल स्टार मार्किंग कर लेना। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखा हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किस रोग को अनुवांशिक नहीं माना जाता। भाई कौन से रोग को अनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे 45वां वाला एग्जाम में आ सकता है। और इसमें क्या है, साइजोफ्रेनिया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। साइजोफ्रेनिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछ लेगा इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोग वाला एक टॉपिक जरूर करके चले जाना भाई मेरे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ आते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 46 में आएगा, इसमें हमें क्या मिलान करना है, भाई वायुमंडल और संकट में मिलान करना है। तो मिलान कैसे करोगे, तो अगर मैं बात करूं वायुमंडल क्या होता है भाई मेरे, तो वायुमंडल खास तौर से अगर बात करूं तो एक पीड़क जीव आक्रमण होता है। जैविक क्या होता है, तो जैविक तो एक प्रकार से क्या होता है भाई मेरे, भूस्खलन, ठीक है। भौगोलिक क्या है, भौगोलिक एक प्रकार से क्या होती है, तो भौगोलिक, भौगोलिक किसी जमीन पर भाई हीट वेव चलती है। जलीय तो भाई मेरे बाढ़ होती है, बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो जलीय क्या होती है, जलीय तो भाई बड़े बाढ़ होती है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। भौगोलिक क्या होता है, तो भौगोलिक एक प्रकार से कह सकते होता है मेरे, जिसे जमीन का धंसना, देखते नहीं कई बार जमीन धंस जाती, देखा हो ना। भौगोलिक क्या होता है, भूस्खलन, जमीन का धंसना, जमीन पर होता है। जैविक क्या होता है, तो अगर मैं जैविक की बात करूं तो भाई जैविक होता है पीड़क जीवों का हमला, जीव जंतु जैसे पीड़क जीव यानी जैसे कीटाणु उटाणु भाई मेरे पौधों तो बोले, इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में भाई मेरे क्या होता है, हीट वेव चलती है। तो इसका भाई जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका तीसरा, ये बनेगा तीसरा, पहला नहीं है, तीसरा राइट आंसर है इसका। भाई मेरे जो 46वां जो क्वेश्चन है इसमें ठीक कर लेना, इसमें तीसरा इसका राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, ठीक है, ये कर लेना। और इस प्रकार से मिलान करना पड़े। भाई जलीय तो बाढ़ होती सबको पता है। भौगोलिक क्या होती, जमीन, जमीन धंसना एक प्रकार से भौगोलिक कारण है। तीसरा भाई जैविक क्या होता है, पीड़क जीवों का हमला जैविक होता है। और वायुमंडल में क्या चलती है भाई, हीट वेव चलती है। तो इस प्रकार से मिलान करोगे तो इसका राइट आंसर तीसरा हमारा तीसरा बन जाएगा। और इसमें जब 1 2 3 4 में गोले भरने होंगे तो तीसरे में सही गोला भरना पड़ेगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखो रिपीट हो गया ना, पहले में भी ये करा था क्वेश्चन, भाई दोबारा आ गया। साइलेंट वैली शांत घाटी किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है, दोबारा आ गया, देख लिया। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस नदी पर है, तो भाई कुंती बोलो, कुंथी बोलो, सब एक ही है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा ना, जो करवाया था पहला क्वेश्चन पेपर आ गया ना, तो भाई ये कुंथी नदी पर है। तो यानी 47वें का हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाई मेरे क्वेश्चन देगा 48 क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नियमों को बनाने के लिए एक कारण नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हमारा होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, यानी 48वें का भाई मेरे दूसरा हमारा राइट आंसर बनेगा। और 48वें पर भी स्टार मार्किंग कर लेना, जितने मैं सब बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 49 पर डबल स्टार मार्किंग लगाओ। निबंध द लैंड एथिक्स यानी भूमि का नीति शास्त्र भाई में इसने किसने लिखा था? इसको भाई लिखा था एल्डो लेपिडो। एल्डो लेपिडो जो था इसने भाई मेरे लैंड यानी द लैंड एथिक्स नाम की किताब लिखी थी, इसका मतलब था भूमि का नीति शास्त्र। भैया किताब भैया किसने लिखी है? तो इसका भैया नाम है निबंध है। किसने लिखा भाई मेरे? एल्डो लेपिडो नाम के एक आदमी ने भाई मेरे भूमि का नीति शास्त्र यानी द लैंड एथिक्स नाम का एक निबंध लिखा था, याद रखिएगा। 49 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला फिर आ गया, देखो इनविस वाला क्वेश्चन आ गया ना भाई मेरे। इनविस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमको बताना है। तो देखिएगा, पर्यावरण और अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, अभियंत्रण और आर्किटेक्चर जैसे विषय शामिल नहीं है, ये हमारा बिल्कुल गलत बताना है। तो तीसरा इसका भाई गलत है। इनविस वाला टॉपिक ऐसा भाई मेरे हर साल आता है। तो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाएगा। 150 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से भाई मेरे मैं आपको कम से कम 450 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और अभी इसमें 150 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगली क्लास में मैं आपको लगभग मिनिमम 200 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो 150 और 200 कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा होंगे। कम से कम 450 क्वेश्चन तो मिनिमम बताने हैं। तो धीरे धीरे करके 2 या 3 वीडियो में आपको मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा, ये बात याद रखिएगा। और इसमें मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसमें से पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगली क्लास में भाई मेरे मैं आपको कह सकता हूं और भी 150 नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन मिनिमम बताऊंगा, उसको भी देख